नमस्कार प्यारे साथियों, एग्रोनॉमी की क्लास 2 में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, सीयूईटी, डब्ल्यू, एओ आदि कंपटीशन एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी की क्लास। और इसी के सिलसिले में आज मौसम व जलवायु की क्लास 2 हम शुरू करेंगे। क्लास की शुरुआत मेरी आदत है मोटिवेशनल शायराना अंदाज में होती है और आज क्लास की शुरुआत करते हैं कि ए ड्रीम पॉइंट के ड्रीमियन जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ। ए ड्रीम पॉइंट के ड्रीमियन जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ। अपने अंदर का सूर्य देखो, मैं उसकी चमक बताने आया हूँ। अपने अंदर का विश्वास देखो, मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ। अपने अंदर का जुनून देखो, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। ए ड्रीम पॉइंट के ड्रीमियन जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ। तुम देखो तुम्हारे सपनों को इस आसमान में, मैं उसकी उड़ान बताने आया हूँ। देखो तुम वेग समुद्र का, मैं उसकी तेज याद दिलाने आया हूँ। ए ड्रीम पॉइंट के ड्रीम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ। बिल्कुल जाग जाओ, सभी का स्वागत है। जुड़े हुए सभी प्यारे साथियों का ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे मौसम व जलवायु। एग्रोनॉमी में हम बात कर रहे थे। बेसिक क्लियर करने के बाद हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था मौसम व जलवायु। मौसम और जलवायु जो हमने टॉपिक शुरू किया था उसी के सिलसिले में हमने कुछ बातें की थी। पहले बेसिक क्लियर किया था उसके बाद हमने सबसे पहले वायुमंडल की बात की थी। वायुमंडल की 4 परतों की बात की थी, सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल, जिसमें हमने कहा था सबसे बाहरी परत सौरमंडल है। ठीक है, वायुमंडल के कुल भार का 75% है ना, और सभी मौसमी घटनाएं भी उसी में होती थी। फिर मैंने कहा था मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, कोहरा आदि। ठीक है, फिर समताप मंडल की बात की थी कि हवाई जहाज उसी मंडल में उड़ते हैं, है ना। मध्य मंडल की बात की थी। तापमंडल में कहा था भाई सबसे गर्म परत होती है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, एकमात्र ऐसी परत थी, एकमात्र ऐसा मंडल था। अब देखिएगा, अब हम उसके बाद हमने मौसम के कुछ तत्वों की बात की थी। ठीक है, मौसम और जलवायु की परिभाषा पढ़ने के बाद मौसम के तत्वों की बात की थी। ठीक है, आज हम मौसम का तीसरा तत्व पढ़ेंगे, है ना। आज हम पढ़ेंगे मौसम का तीसरा तत्व और उसका नाम है वायु। क्या नाम है भैया? वायु, है ना। वायु क्या होती है? वायु किसे कहते हैं? वायु तो आप कहोगे हवा का निश्चित दिशा में चलना। हवा, कुमार विश्वास की पंक्ति है कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। तो उसी प्रकार हम भी याद करेंगे हंसते हंसते कि वायु किसे कहते हैं कि हवा का एक निश्चित दिशा में चलना। हवा का एक निश्चित दिशा में चलना क्या कहलाता है भैया? वायु कहलाता है। अरे बोलो बोलो, क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। हवा का एक निश्चित दिशा में चलना, हवा का एक निश्चित दिशा में चलना क्या कहलाता है भैया? वायु कहलाता है। क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा, आपको यहाँ पे 2 यंत्र याद रखना है। 2 यंत्र याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है विंड वैन। कौन सा याद रखना है भैया? विंड वैन। कौन सा? विंड वैन। तो अगर आपको पूछे कि बता भैया विंड वैन का क्या कार्य होता है, कि सर विंड वैन का प्रयोग होता है हवा की दिशा को मापने के लिए। तो हवा की दिशा मापने के लिए किसका प्रयोग होता है भैया? विंड वैन का प्रयोग होता है। हवा की दिशा का मापन किसके द्वारा होता है भैया? विंड वैन के द्वारा। तो हवा की दिशा का जो मापन होता है, हवा की दिशा का मापन किसके द्वारा होता है? विंड वैन के द्वारा होता है। एक आप याद रखोगे एनीमोमीटर। क्या याद रखोगे भैया? एनीमोमीटर। कौन सा मीटर भैया? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का क्या काम होता है सर? एनीमोमीटर का काम होता है वायु की गति को मापना। तो वायु की गति को किसके द्वारा नापा जाता है? एनीमोमीटर। वायु की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एनीमोमीटर। देखिएगा, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस किए कि सर हवा की दिशा का मापन होता है विंड वैन के द्वारा, और जो वायु होती है इसकी गति का मापन किसके द्वारा होता है? एनीमोमीटर द्वारा होता है। अब आप एक ध्यान रखोगे विंड वार्ड। मैं आपको बता दूं, ये शायद पहला ऐसा चैनल है जो कंप्लीट थ्योरी क्लास ला रहा है और कंप्लीट कोर्स करवा रहा है बिल्कुल फ्री। तो आप जुड़े रहिएगा, है ना। आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखिएगा 2 यंत्र तो ये हुए।
एक आप यंत्र ध्यान रखोगे विंड वार्ड। भाई विंड वैन तो हमने कहा हवा की दिशा का मापन करता है, विंड वैन क्या करता है, हवा की दिशा का मापन। एनीमोमीटर क्या करता है, एनीमोमीटर वायु की गति का मापन करता है। किसका, वायु की गति का मापन। तो अगर आपको पूछे वायु की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहोगे वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर। कौन सा मीटर, एनीमोमीटर। ठीक इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, अगला यंत्र आएगा विंड वार्ड। कौन सा आएगा, विंड वार्ड, विंड वार्ड है ना, विंड वार्ड। सर विंड वार्ड का क्या कार्य होता है, भैया विंड वैन का क्या कार्य था, सर विंड वैन का कार्य था हवा की दिशा मापना, और विंड वार्ड का कार्य है वायु के आने की दिशा। वायु किस दिशा से आ रही है, वायु का वेलकम करना है, तो वायु के आने की दिशा का मापन। वायु, वायु यही वायु है ना, यही वायु है। इसकी परिभाषा कहा था, हवा की एक निश्चित दिशा में जाना, हवा की एक निश्चित दिशा में जाना वायु कहलाता है। और इस वायु के आने की दिशा का मापन, वायु किस दिशा से आ रही है, इस दिशा से आ रही है, इस दिशा से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वायु के आने की दिशा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, बोलो बोलो, मैं आपको सुन रहा हूं, आप जहां कहीं से भी क्लास देख रहे हैं मैं आपको सुन रहा हूं। विंड वार्ड, वायु के आने की दिशा, वायु के आने की दिशा का मापन किया जाता है विंड वार्ड द्वारा। किसके द्वारा, विंड वार्ड द्वारा। और ली वार्ड द्वारा, देखो एक तो विंड वार्ड है, एक है ली वार्ड। कौन सा वार्ड है, ली वार्ड। यानी कि विंड वार्ड द्वारा तो वायु के आने की दिशा का मापन है, लेकिन ली वार्ड द्वारा वायु के जाने की दिशा, वायु के जाने की दिशा, वायु के जाने की दिशा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ली यानी लिव, ली से आप क्या कहोगे, लिव। लिव मतलब जो जाता है, जाता है वही तो लिव लेता है, छुट्टी कौन लेता है, जो जाता है भाई। तो ली से आप लिव याद रखो, है ना, ली से आप क्या याद रखोगे, लिव। लिव वार्ड कहोगे, इसको ली वार्ड को लिव वार्ड कह दो, क्या दिक्कत है। लिव वार्ड कहोगे तो वायु के जाने की दिशा, जिस दिशा से वायु जा रही है, जिस दिशा से वायु जा रही है उसको हम किसके द्वारा मापन करेंगे, ली वार्ड द्वारा। लेकिन वायु का वेलकम किस दिशा से करना है, वायु का वेलकम करना है आपको विंड वार्ड द्वारा। किसके द्वारा, विंड वार्ड। यानी कि वायु के आने की दिशा विंड वार्ड, और वायु के जाने की दिशा ली वार्ड, और वायु की दिशा का मापन, केवल दिशा पूछेगी, वायु की दिशा का विंड वैन, वैन है ना, विंड वैन द्वारा वायु के दिशा का मापन, ली वार्ड द्वारा वायु के जाने की दिशा का, और विंड वार्ड द्वारा वायु के आने की दिशा। क्लियर है। एनीमोमीटर पूछे तो वायु की गति का मापन। क्लियर है क्या, ठीक है सर, ये भी मान लिया। अब आप देखिएगा एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है आपके पास, आर्द्रता। कौन सा आता है, आर्द्रता। भाई तीन तत्व तो मौसम के हमने बात कर लिए, अब चौथा तत्व आता है सर आर्द्रता। कौन सा आता है सर, आर्द्रता। आर्द्रता है ना, आर्द्रता। अब देखिएगा आर्द्रता में दो प्रकार की होती है, पहली होती है सापेक्ष आर्द्रता। कौन सी होती है सर, सापेक्ष आर्द्रता। तो पहली आर्द्रता आप कहोगे सापेक्ष आर्द्रता। कौन सी आर्द्रता है सर, सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता में आप याद रखोगे कि जल वाष्प की मात्रा। अब इसका सूत्र आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है इसका सूत्र, कि बता भैया सापेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप कहोगे जल वाष्प की मात्रा बटा पूर्णतया संतृप्त अवस्था इंटू 100। यानी कि जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा बटा जल वाष्प की कितनी मात्रा है उसके बटा में लिख दो आप, उसके बटा में लिख दो पूर्णतया संतृप्त, पूर्णतया संतृप्त अवस्था, पूर्णतया संतृप्त अवस्था। क्या लिखना, पूर्णतया संतृप्त अवस्था, पूर्णतया संतृप्त अवस्था, और गुणा कर दो 100 से। किससे, इंटू 100। यानी कि जल वाष्प की मात्रा बटा पूर्णतया संतृप्त अवस्था इंटू 100। अगर आपको सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात करने का सूत्र पूछे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छप सकता है सुपरवाइजर 2026 के पेपर में, ध्यान रखना छप सकता है, पहले से कह रहा हूं, ठीक है भाई। सापेक्ष आर्द्रता का अगर पूछे सूत्र, फॉर्मूला पूछे इंग्लिश मीडियम वालों, तो आप क्या कहोगे, जल वाष्प की मात्रा बटा पूर्णतया संतृप्त अवस्था इंटू 100। अरे बोलो बोलो, जल वाष्प की मात्रा बटा पूर्णतया संतृप्त अवस्था इंटू 100। एक बार पुनः रिपीट करो कि सर सापेक्ष आर्द्रता का सूत्र क्या होगा, जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा बटा पूर्णतया संतृप्त अवस्था इंटू 100। अब इसको किस में मापते हैं, इसको किस में मापते हैं सर, सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में मापा जाता है। तो इसका मापन जो है वो प्रतिशत में होता है। किस में होता है सर, प्रतिशत में। सापेक्ष आर्द्रता का मापन किस में होता है सर,
प्रतिशत में होता है। बोलो बोलो, किस में होता है? प्रतिशत में होता है। सापेक्ष आर्द्रता का मापन होता है प्रतिशत में। कौन से शत में? प्रतिशत में। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब आप देखिएगा, ठीक है, ये तो हो गई सापेक्ष आर्द्रता की बात। सापेक्ष आर्द्रता में सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और मापन किस में करते हैं सर? प्रतिशत में करते हैं। सूत्र क्या है? सूत्र क्या है सर? जल वाष्प की मात्रा बटा पूर्णतया संतृप्त अवस्था इंटू 100। जल वाष्प की मात्रा बटा पूर्णतया संतृप्त अवस्था इंटू 100। ठीक है। अब निरपेक्ष आर्द्रता विशिष्ट आर्द्रता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी इकाई आपको जरूर याद रखनी है। इसकी इकाई आपको बार बार पूछी जाती है, ठीक है, तो मैं इकाई आपको लिखा रहता हूं, आप लिख दीजिएगा। अगर आपको पूछे इस आर्द्रता में, ठीक है, अगर आपको पूछे निरपेक्ष आर्द्रता, क्या पूछे? निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई पूछ ले। निरपेक्ष आर्द्रता की क्या पूछे? इकाई पूछ ले, तो आप क्या कहोगे? ग्राम घन मीटर। ग्राम घन मीटर, इसको आप ऐसे लिख दो GM3। समझे आप बात को? या G/M³ लिख दो, क्या दिक्कत है? एक ही तो बात है, ठीक है। यही अगर आपको पूछ ले विशिष्ट आर्द्रता के साइंस में, किसमें पूछे? विशिष्ट आर्द्रता। क्या पूछे? बोलो बोलो भैया, विशिष्ट आर्द्रता। तो विशिष्ट आर्द्रता की इकाई क्या होगी रे? बोलो ना, मैं आपको सुन रहा हूं, बोलो ना। विशिष्ट आर्द्रता की इकाई क्या होगी? तो आप कहोगे कि ग्राम प्रति किलो। ग्राम प्रति किलो, बोलो ग्राम प्रति किलो। अरे बोलो ना, ग्राम प्रति किलो। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल सर। ग्राम प्रति किलो को ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, G/K, हाँ, या केजी लिख दो ना सर, मजा आएगा। ये लो केजी लिख दिया, है ना? यानी कि विशिष्ट आर्द्रता की इकाई ग्राम प्रति किलो हो जाएगी रे, है ना? बिल्कुल सर, विशिष्ट आर्द्रता की इकाई ग्राम प्रति किलो हो जाएगी, और निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई ग्राम घन मीटर हो जाएगी, है ना? हाँ सर क्लियर है। अब देखिएगा अगला पॉइंट। अब देखिएगा अगला पॉइंट। भाई 4 तत्व मौसम के हमने बात कर लिए, अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। अब देखिएगा आप अगला पॉइंट। अगला हमारे पास तत्व आता है वर्षा। कौन सी सा है ये? वर्षा है। ये है वर्षा। बरसो रे मेगा मेगा, बरसो रे मेगा मेगा, ये वही वर्षा है ना? ये वही वर्षा है। अब आपको सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है कि वर्षा के कणों का आकार कितना होता है रे? बोलो ना कि वर्षा के, अरे वर्षा के, इस वर्षा के कणों का आकार पूछ लिया जाता है साथियों। वर्षा के कणों का आकार, तो बोलो वर्षा के कणों का आकार कितना होता है? वर्षा के कणों का आकार कितना होता है? तो आप कहोगे 0.5 mm। कितना कहोगे? 0.5 mm से कितने तक हो सकता है सर? 0.5 mm से 6 mm तक हो सकता है। 6 mm तक, है ना? mm मतलब मिलीमीटर, है ना? 0.5 mm से 6 mm तक वर्षा के कणों का आकार हो सकता है। यानी कि पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि सर वर्षा के कणों का आकार होता है 0.5 mm से 6 mm तक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ड्रिजल के बारे में। किसके बारे में ध्यान रखना है? अगर आपको पूछे ड्रिजल क्या है भैया, अगर आपको पूछे ड्रिजल, है ना, तो ड्रिजल है 0.5 mm से कम आकार के कण। यानी कि ऐसे कण जिनका आकार 0.5 mm से भी कम है। 0.5 mm से कम आकार के कण क्या कहलाते हैं? ड्रिजल कहलाते हैं। बोलो ना 0.5 mm। अरे मैं लिख रहा हूं, लिखते जाओ। 0.5 mm से 0.5 mm से कम आकार के कण, अरे हाँ सर, 0.5 mm से कम आकार के कण क्या कहलाते हैं? ड्रिजल कहलाते हैं। 0.5 mm से कम आकार के कण क्या कहलाते हैं रे? ड्रिजल कहलाते हैं। मजा आ रहा है ना? हाँ सर, 0.5 mm से कम आकार के कण क्या कहलाते हैं? ड्रिजल कहलाते हैं। अब एक परिभाषा आपसे पूछी जाती है मिस्ट, है? क्या पूछी जाती है? मिस्ट, ठीक है। मिस्ट में आप कहोगे नीचे गिरने से पहले हवा उड़ा देती है। ऐसे कण मिस्ट इतने छोटे कण होते हैं जिनको नीचे गिरने से पहले, जो परत पर गिरने से पहले ही जिनको हवा उड़ा देती है। मिस्ट ऐसे कण जो जिनको
ऐसे कण जिनको मैं पूरा लिख देता हूं, ऐसे कण जो इतने सूक्ष्म होते हैं, ऐसे कण जो इतने सूक्ष्म होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं भाई, 0.5 mm से कम को तो क्या कहा, ड्रिजल का, लेकिन ड्रिजल से भी छोटे कण होते हैं, आप मान सकते हो। इतने सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होते हैं कि उनके नीचे गिरने से पहले ही हवा उड़ा देती है, है ना, नीचे गिरने से पहले ही, नीचे गिरने से पहले ही हवा उड़ा देती है। कौन उड़ा देती है? हवा उड़ा देती है ना। हाँ सर, मार दिया, देती है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब देखिएगा, एक आपको पूछा जाता है कि वर्षा की मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है? तो वो मापी जाती है रेन गेज द्वारा। कौन सा गेज है सर? रेन गेज। वर्षा के कणों का आकार ध्यान रखना, 0.5 mm से 6 mm के कण, 0.5 mm से छोटे कणों को ड्रिजल का, और ऐसे कण जिनको नीचे गिरने से पहले हवा उड़ा देती है उनको मिस्ट का। क्या कहा? मिस्ट। यानी कि वर्षा में जो याद रखना है वो एक बार पुनः रिवीजन करवाता हूँ। इधर देखो, वर्षा 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 क्या होती है? वर्षा बरसों रे मेगा मेगा, है ना, बरसों रे मेगा मेगा, मेघ जिनको बरसाते हैं वही वर्षा है। इसमें एक तो आप ध्यान रखोगे कण, क्या याद रखोगे? कण। कण में दो बातें हैं भैया, कण में दो बातें हैं, एक तो ड्रिजल, एक मिस्ट, है ना, एक इनका आकार। यही तो है भैया ड्रिजल। 0.5 mm से कम आकार के कण हैं, कम आकार के। मिस्ट जिनको नीचे गिरने से पहले कौन उड़ा देती है? हवा उड़ा देती है। आकार कितना होता है वर्षा के कणों का? 0.5 mm से 6 mm। हाँ सर, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये 3 पॉइंट है भाई। कण में 3 पॉइंट है, ड्रिजल, मिस्ट और आकार। AMD याद रख लो ना, AMD वर्षा, AMD वर्षा में 3 बातें याद रखोगे, AMD आकार, मिस्ट और ड्रिजल, आकार, मिस्ट और ड्रिजल। अब आप देखिएगा, है ना, एक आपको पूछा जाता है वर्षा की मात्रा किसके द्वारा? वर्षा की मात्रा का निर्धारण रेन गेज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रेन गेज के द्वारा वर्षा की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। यानी कि वर्षा की मात्रा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? रेन गेज के द्वारा। अब वर्षा का गिरना क्या कहलाता है? स्नोफॉल कहलाता है। वर्षा यानी बारिश की बूंदों का गिरना, वर्षा का गिरना स्नोफॉल कहलाता है। कौन सा फॉल है ये? स्नोफॉल है। वर्षा का गिरना या वर्षा की बूंदों का गिरना स्नोफॉल कहलाता है। स्नोफॉल क्या कहलाता है? स्नोफॉल। ठीक है, हाँ सर, क्लियर है। अब देखिएगा अगला पॉइंट। अब 2 प्रकार के ओले आप ध्यान रखोगे। अरे सर, ओले गिरे, है ना, ओले गिरे, तो 2 प्रकार के ओले हैं, एक तो स्लिट है, एक हेल है। एक तो स्लिट है, कौन सा है सर? स्लिट है। स्लिट तो है छोटे कण, स्लिट कह रहे हैं हम स्मॉल है, हम छोटे हैं। स्लिट कह रहे हैं हम छोटे हैं, हम स्मॉल हैं। ठीक है, तो स्लिट तो है छोटे कण, स्लिट तो है छोटे कण। बोलते जाओ मेरे साथ, भले लाइब्रेरी में बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, बोलते जाओ, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप बोलते जाओ। ये ऐसे सर आपको सुन रहे हैं। स्लिट होते हैं छोटे कण, छोटे ओले, है ना। ओलों में 2 बातें, ओले, एक तो है स्लिट तो है छोटे ओले। कैसे ओले? छोटे ओले। और हेल है बड़े ओले। हेल क्या है? बड़े ओले। हेल है बड़े ओले। बड़े ओलों को क्या कहते हैं? हेल कहते हैं, बड़े ओले। ठीक है, यानी कि अब आप ये जो AMD शब्द है ना, AMD शब्द, इसको पकड़ लो। ए पे आप एक तो आकार तो कहोगे, और आकार जैसे ही कहोगे तो 3 बातें, फिर 3 बातें इसमें भी आ जाएगी, छोड़ो कोई नहीं। आकार के साथ साथ ए से आप याद रखोगे ओले। क्या याद रखोगे? ओले। क्या याद रखोगे? ओले। और ओले में आपके श्रवण सर जो है ना, श्रवण सर का पहला SH याद रखना। एस से स्लिट, एस से क्या याद रखना? स्लिट। H से हेल याद रखना। हेल होते हैं बड़े ओले और स्लिट होते हैं छोटे ओले। बोलो ना,
स्लिट होते हैं छोटे ओले, हेल होते हैं बड़े ओले। आकार में वर्षा के कणों का आकार 0.5 mm से 0.5 mm से 6 mm, 0.5 mm से 6 mm। बोलो ना हाँ सर। ड्रिजल क्या होता है? डी से ड्रिजल ऐसे कण, वर्षा के ऐसे कण जिनका आकार 0.5 mm से भी कम होता है। बोलो ना 0.5 mm से भी कम होता है। हाँ, ठीक है। वर्षा की मात्रा का निर्धारण किया जाता है रेन गेज द्वारा। वर्षा का गिरना स्नोफॉल कहलाता है। इस बात का भी थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब बादल कई सारे होते हैं, बादल 3-4 प्रकार के होते हैं, कपासिनी, पुंज, मेघिन वगैरह वगैरह। लेकिन आपको एक याद रखना है जो बार बार पूछा जाता है, लगातार वर्षा करने वाले, निरंतर जो लगातार मेहनत करता है उसका जिक्र हर कोई करता है तो हम भी करेंगे, है ना। तो लगातार बारिश करने वाले बादल क्या कहलाते हैं? निम्बो स्ट्रेटस। क्या कहलाते हैं? निम्बो स्ट्रेटस। देखो जो लगातार बरसेगा उसकी लगनी होगी, जो लगातार बरसेगा ना, जो लगातार बरसेगा उसकी लगनी होगी। क्या होगी सर? लगनी होगी। हाँ सर। लग मतलब लगातार, नी मतलब निम्बो स्ट्रेटस। तो लगातार बारिश करने वाले बादलों को क्या कहते हैं? निम्बो स्ट्रेटस कहते हैं। क्या कहलाते हैं? निम्बो स्ट्रेटस। कौन से स्ट्रेटस है? निम्बो स्ट्रेटस। लगातार बरसने वाले बादलों को निम्बो स्ट्रेटस कहा जाता है। बोलो ना हाँ सर। ठीक है। तो लगातार बरसने वाले बादल वाला आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब वर्षा वाला दिन किसे कहते हैं? रेनी डे किसे कहते हैं? वर्षा दिन किसे कहते हैं? ठीक है। अगर 24 घंटे का ऐसा समय, अगर किसी एक दिन में 2.5 mm से ज्यादा बारिश हो जाती है, 2.5 mm से ज्यादा बारिश हो जाए, अगर किसी 24 घंटे के दरमियान 2.5 mm से ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे बरसाती दिन कहते हैं। कैसा दिन कहते हैं? बरसाती दिन। इंग्लिश मीडियम वालों रेनी डे कहते हैं। कैसा डे कहते हैं? रेनी डे कहते हैं। बरसाती दिन, है ना। वर्षा दिन कह दो, बरसाती दिन कह दो। ठीक है। तो 2.5 mm से ज्यादा अगर बारिश हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? बरसाती दिन। क्या कहते हैं? बरसाती दिन। ठीक है। और बरसाती दिन कितने होते हैं? बरसाती दिन कितने होते हैं? एक देश में औसतन 130 बरसाती दिन होते हैं। 365 में से एक कोई भी नॉर्मल एवरेज देश की बात करें तो एक एवरेज देश में एवरेज बरसाती दिन होते हैं 130 दिन। 130 दिन। ठीक है। अब आप देखिएगा अगला पॉइंट, मुझे स्टॉप करें।